और अमेठी में ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसा नतीजा आएगा, लेकिन हर हार या हर जीत दोनों ही हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से कार्यकर्ता से लेकर सीनियर लीडरशिप काम करती है, तो हम यकीनन आने वाले जब भी उत्तर प्रदेश में असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और उसमें कैसे मजबूती से जाए और पूरा आकलन किया जाएगा कि हमारी कहाँ कमियां रह गई। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगी कि 10 साल सरकार चलाने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेरी अपने चुनाव हार गए, केंद्रीय मंत्री हार गए, कई या पीछे कैलाश चौधरी, आर के सिंह आरा से, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी से, उधर कपिल पाटिल भिवंडी से पीछे चल रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये क्या जिस तरह का रिजल्ट आया उसमें ऐसा होना था कि कई बड़े चेहरे और उनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, वो पीछे रहते। कई बड़े चेहरे अपना विपक्ष भी कई हार रहे हैं, बड़े चेहरे चुनाव हार रहे हैं, बड़े चेहरे बड़े अंतरों से भी चुनाव से भी हार रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हारे हैं। लेकिन एनडीए का नंबर 296 से 98 के बीच में ट्रैवल करता हुआ और बीजेपी का नंबर 246 पे इंटैक्ट है इस समय। कांग्रेस 98-99 के आसपास घूमती हुई, समाजवादी पार्टी 35-36 के आसपास चलती हुई, 33 कभी कभार। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, आपने तो बंगाल में भी काम किया, महासचिव आप पार्टी के रहे, इस समय आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बंगाल में कहानी कहां खराब हो गई? पिछली बारी से खराब प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में भी खराब प्रदर्शन, क्यों? देखिए, अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के शाम को 4:30 बज चुके हैं। एकदम नहीं, फिर भी आखिर समीक्षा तो करना पड़ेगी ना हमें। हम वहाँ क्यों हारे ये देखना पड़ेगा हमें। कई बार क्या होता है कि सत्य की दौड़ थोड़ी सी धीमी रहती है, झूठ बहुत तेजी से पहुँचता है। तो शायद मुझे लगता है कि झूठ बहुत तेजी से बोला कि 400 आ जाएगी तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे। इस प्रकार का जो दुष्प्रचार विपक्ष ने किया है, शायद मुझे लगता है कि इसका असर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी इसके ऊपर फिर भी मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो है वो नुकसान देगा, उन्होंने उसका उल्टा यूज कर लिया। मुझे लगता है कि उन्होंने उस नारे का दुरुपयोग किया और लोगों में भ्रम पैदा किया, लोगों को डराया। तो आप कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ने भ्रम पैदा कर दिया और इसमें विपक्ष कामयाब रहा। तो क्या आपको लगता है कि उसके कारण की वजह से बीजेपी मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह गई? 245-46 पे रुकी हुई है बीजेपी इस समय। बीजेपी भली रुकी, बाकी एनडीए का तो पूरा बहुमत है। लेकिन नीतीश कहाँ जाएंगे आपको भी नहीं पता। लेकिन नीतीश कहाँ जाएंगे आपको भी नहीं पता। नीतीश को डिप्टी पीएम का ऑफर कांग्रेस दे रही है। चंद्रबाबू नायडू से खुद शरद राव पवार बात कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल बात कर रहे हैं, नारा लोकेश उनके बेटे के साथ संपर्क में है। तो खेल तो कांग्रेस भी अपना पूरा खेल रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम चुपचाप बैठे हैं क्या? हम भी कुछ कर रहे होंगे ना। आपने तो इंदौर में कर ही दिया था खेल, वो तो देखा था सबने, लेकिन अब ये बड़ा खेल है। अब ये तो बड़ा खेल है, राष्ट्रीय वाला खेल। आपने तो 29 में से 29 का खेल कर दिया, अब ये देश वाला खेल है। ये भी होगा, आप देखिएगा। सरकार लखनऊ से बड़ी खबर का, सीएम योगी के आवास पर बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक हो रही है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, दोनों डिप्टी सीएम योगी के आवास पर इस समय पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय पहुंचे हैं बैठक करने के लिए। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमित सिंह फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता, सीधा किशोर उनका रुख कर सकते हैं। अमित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। लखनऊ में बड़ी बैठक हो रही है, बीजेपी के खिलाफ गए। क्यों खिलाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ 39 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी 80 में, जहां उसको बहुत बड़ी उम्मीद थी, और 40 सीटों पर 41 सीटों पर इस वक्त विपक्षी गठबंधन आ गया है। अमित, क्या हो रहा है उस बैठक में, क्या संकेत मिल रहे हैं वहां से? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस इस चुनाव में रहा है, अब ये अनएक्सपेक्टेड था। हर कोई ये मान के चल रहा था कि 65+ आएंगे, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस है उसके बाद जो है इस वक्त सीएम आवास में यानी 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यह बैठक परफॉर्मेंस को लेकर ही है और उससे समीक्षा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से क्यों हो रहा है। जी, लेकिन क्या कारण आपको लग रहे हैं इस समय? मैं आपसे हमें ये जानना चाहूंगा, क्लोज मार्जिन में कितनी सीटें फंसी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की? क्लोज मार्जिन वाली कितनी सीटें हैं?
देखिए क्लोज मार्जिन वाली सीटें अगर अमित बात करें तो 7 से 8 सीट ऐसी हैं क्लोज मार्जिन जो 5,000 के अंतर में तो किसकी तरफ है वो जो 7-8 सीटें हैं उसमें बीजेपी की कितनी तरफ है और अलायंस की तरफ कितनी सीटें हैं? सपा और इन सभी सीट बिल्कुल अभी इन सभी सीटों पर अगर हम बात करें तो कभी इन पर बीजेपी आगे हो जाती है तो कभी इंडिया अलायंस की आगे हो जाती है। यानी वो दोनों तरफ जा सकती है, तो अभी तो उस मामले में अगर वो दोनों तरफ जा सकती हैं और वो आधी उधर आगे चल रहे हैं आधे उधर आगे चल रहे हैं तो फिर तो वो लेकिन इसके अंदर एक आधे की बात नहीं है। मुझे लगता है 2 से 3 सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी आगे है, 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी आगे है। तो फिर ये तो समाजवादी पार्टी के लिए एज है। मैं वही कह रहा हूँ और वही एज समाजवादी पार्टी को 42 तक 43 तक लेके जा सकता है। एक सीट आजाद समाज पार्टी है, आज वो नगीना की चंद्रशेखर की ये जीत ही रहे, वो तो 1 लाख से ऊपर का मार्जिन है, मुझे लगता है जीत ही रहे हैं। लेकिन ये फाइनल टैली हमारे सामने है, कांग्रेस 97, कांग्रेस 100 से नीचे, बीजेपी 246। बीजेपी गठबंधन 300 जाते जाते रुक जाता है, कांग्रेस 100 पर जाते जाते रुक जाती है। 100 पर एक बार कांग्रेस ने टच करा लेकिन फिर वापस 97 पे आ गई। लेकिन बीजेपी 240 से 246 की रेंज में इस समय ट्रैवल कर रही है। बीजेपी 250 पहुंचने का स्ट्रगल कर रही है, एनडीए गठबंधन 300 पहुंचने का स्ट्रगल कर रहा है। कॉन्फिडेंस मानता हूँ विपक्षी दलों का, और वो इसलिए कि देखिए बीजेपी का नंबर ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी जीत का जिसे कहते हैं 400 पार का जो नारा दिया उससे बीजेपी पीछे जा रही है, तो विपक्ष उसको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन एनडीए यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ इस समय सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बशर्ते कोई खेल ना हो जाए, कोई खेल ना हो जाए, और ये खेल क्या हो सकता है, गारंटी खुद जेडीयू के प्रवक्ता भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये तो ये खेल क्या हो सकता है इसको देखने के भाटी लिए भी मुस्कुरा रहे हैं। लगातार आप बने रहिए न्यूज़ 18 अच्छा, ये एक सवाल मैं पूछे तो राजकुमार भाटी सुनने में आया था अखिलेश यादव भी नीतीश से बात कर रहे हैं, कितनी बात में सच्चाई है? अखिलेश यादव जी की ये विशेषता है कि वो सभी नेताओं से, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं से जी मधुर संबंध रखते हैं, और नीतीश कुमार जी ये मधुर संवाद क्या गुल खिला सकता है? कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का ट्वीट है, देश में आज मोहब्बत की जय, अहंकार की पराजय, ये लिखा है। नवीन जिंदल अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा वापस आ रहे हैं तुरंत व्यूअर्स। मैंने तो ये भी पूछा कि यूपी में भदोही की सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ही कैंडिडेट था, तो वो अलग अलग राज्यों में इन्होंने अलग अलग गठबंधन बना रखे थे। बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, अरे बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया यूपी से। अब तो पहली तो यही बात हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन में अगर ममता जी रहेंगी तो ममता जी बढ़ी कि अखिलेश जी बढ़े? हाँ जी बताइए, रागिनी जी बताइए। मैं तो कह रहा हूँ बताइए आप अपने सर से वो टेंशन हटा दें। देखिए कि ईश्वर का जो अवतार थे भगवान ईश्वर का जो अपने आप को अवतार मानते थे, जनता ने उनको कहा है कि जरा विवेक रखें, आप अपने आप को भगवान के साथ उनकी तुलना नहीं कर सकते, तो उसमें आप इतनी टेंशन मत लीजिए। हम आपको टेंशन मुक्त कर रहे हैं, देश की जनता आपको टेंशन मुक्त कर रही है। रागिनी देखिए, एक चीज में कंसिस्टेंसी इस बार नजर आई, जब तमाम नेता इंडिया गठबंधन के इकट्ठे होते थे तो सारे नेता एक साथ दिखते थे। जिस दिन फाइनल राउंड था चुनावों का, उस दिन भी हमने देखा कि तमाम लीडर्स दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, लेकिन बात लीडरशिप की आती है। अभी प्रियंका जी ने कहा शाम तक जब हमारी सरकार बनेगी, यदि ऐसा होता है तो चेहरा कौन होगा, क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी ने, एनडीए ने लगातार उठाया, इधर मोदी जी उधर कौन? देखिए पहले आपके सवाल पे आती हूँ, पहले मैं सुधांशु जी से कहती हूँ कि देखिए ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो ऐसा ही बिलबिलाता है, और मैं समझ सकती हूँ सुधांशु जी के मन पर अभी क्या बीत रही होगी। आप सुधांशु जी अपने ठगबंधन को बांध कर रखने की चिंता करिए। इंडिया गठबंधन की इतनी मजबूती है कि आपकी चिंता के बावजूद भी कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका ठगबंधन कमजोर पड़ेगा और हम मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। पहली बात, जहां तक चेहरे का सवाल है, चेहरे से बड़ा जनता का निर्णय है। जनता का निर्णय हमारे पक्ष में आते ही चेहरा भी सामने आ जाएगा, और जिस मुस्तैदी के साथ तालमेल कदम ताल करके हमने चुनाव लड़ा, उसी बीजेपी तो कहती थी कि एक साल का प्रधानमंत्री होगा, परंतु
देखिए, बीजेपी तो कहती थी हम 400 पार ले आएंगे, बीजेपी तो कहती थी हम 370 अकेले ही ले आएंगे, बीजेपी तो कह रही थी हम संविधान को बदल देंगे, बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अब मोदी जी तो कह रहे थे कि वो भगवान का अवतार हैं, वो बायोलॉजिकली कंसीव नहीं हुए। पर ये सारी बायोलॉजिकल हो ना हो इलॉजिकल बातें थी, ये जनता ने सिद्ध कर दिया है। और मैं सुधांशु जी को बहुत चौपाइयों का शौक है, तो मैं उनसे एक चौपाई में कह देती हूँ कि कही मुनीस हिम्मत सुनू, जही विधि लिखी लिलार, देव तनुज नर नाग मुनि, कोई केहू नहीं मेटन हार। तो जनता जनार्दन ने अब भाजपा के कपाट पर लिख दिया है कि इस बार आपको विपक्ष में बैठना है, उसकी तैयारी नहीं, लेकिन अच्छा रागिनी जी देखिए, ये हम बातें कर रहे हैं उन संभावनाओं पर जो आपको टटोलनी है, आप टटोल रहे हैं। शायद आप भी कह रहे हैं कि ये आखिर तो जो जनता का नतीजा होता है वो मानना पड़ता है। अभी भी जो जनता का नतीजा है वो तो एनडीए के पक्ष में 290 और आपके पक्ष में 232 है। आप जनता के नतीजे से उलट जाकर ये तो फिर आप फिर जनता का नतीजा ना बोलिए ना इसे। हाँ, ये संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए कि अभी तो किशोर जी सब कुछ ही संभावना है, नतीजे आए कहाँ हैं, कितने नतीजे आए हैं वो आपको पता होगा मेरे साथ।